वेलकम बैक टू बर्ड ऑन द रिकॉर्ड। आज हम समझेंगे शेक्सपियर का एक और इम्पॉर्टेंट प्ले। इस प्ले को बनाने का जो टारगेट है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें जो की टर्म्स हैं वही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। हम सभी को पता है। स्टोरी अगर हम चाहें तो उसे 5-10 मिनट में समरी के फॉर्म में उसे अगर हम समझें तो ईजिली उसे 5 to 10 मिनट के अंदर हम उसे पूरा कर लेंगे। लेकिन जो एडवांस लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो की टर्म्स हैं आपके वो क्या करते हैं, क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। उन्हीं को एलिमिनेट करके या उन्हीं को यूज़ करके आप पूरे आंसर और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सही तरीके से टैकल कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि क्वेश्चन की जो टेंडेंसीज़ हैं वो क्या हैं और कैसे नहीं हैं। तो ये जो प्ले हमारा है इसका बेसिक पर्पस रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और उसी के लिए हम इसे क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे। और जितनी भी इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं या कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिससे बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। प्ले थोड़ा लेंदी होगा और बड़ा होगा तो इसे आप आसानी से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द जो प्ले है उसका नाम है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इस प्ले का नाम है। अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो इस प्ले को कंपोज किया गया, लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1589 to 1593 and it is considered one of the Shakespeare earliest comedy। तो ये जो प्ले है इसे 1589 से 1593 के बीच में लिखा गया है और ऐसा कंसीडर किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो शेक्सपियर है उनका ये क्या है, अर्लिस्ट कॉमेडी प्ले है। अर्लिस्ट मतलब सबसे पहला। शेक्सपियर ने काफ़ी सारी कॉमेडियाँ लिखी हैं लेकिन जितनी भी कॉमेडियाँ हैं उसमें ये क्या है, पहले नंबर का। इसको रैंक क्या देंगे हम, फर्स्ट रैंक देंगे। तो अपन कह सकते हैं कि जो शेक्सपियर की सबसे पहली कॉमेडी है उसका नाम क्या है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। द प्ले बिलोंग्स टू द जॉनर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी एंड इट इज सेट इन द इटालियन सिटीज ऑफ वेरोना एंड मिलान। ये जो प्ले है ये बिलोंग करता है। इसका जो जॉनर है वो क्या है, रोमांटिक कॉमेडी है। अगर आपको रोमांटिक नहीं पता तो ऐसा कोई प्ले जिसमें आपको मैरिज, रियूनियन या हैप्पीनेस, मतलब जो प्ले ख़त्म होगा या प्ले की जो एंडिंग होगी उसमें आप देखेंगे कि जो प्ले होगा उसमें या तो मैरिज होगी या तो लोगों का रियूनियन होगा और या तो एंडिंग क्या होगी, इनकी हैप्पी होगी। तो इस तरीके से अगर कोई प्ले ख़त्म हो रहा है तो उसे आप समझ जाइए कि वो प्ले क्या है, वो रोमांटिक जॉनर को क्या करता है, टैकल करता है। अगर ऐसा कोई प्ले जिसमें आपको क्या लाफिंग या लाफ्टर अराउज हो, वो चीज़ें आप हंसना फील करें आप, तो ऐसे कॉमेडी, ऐसे प्ले को अपन क्या बोलेंगे, कॉमेडी। तो ये प्ले में आप दो चीज़ें देखेंगे, इसमें आपको हंसने के साथ साथ आपको क्या होगा, इसकी एंडिंग क्या होगी, एक रोमांटिक होगी, रोमांस रिलेटेड होगी। या तो शादी हो जाएगी प्रोटोगनिस्ट हीरो हीरोइन की, या तो क्या हो जाएगा, इन लोगों का जो यूनियन रहेगा, सभी लोग जो बिछड़े वगैरह सब मिल जाएंगे और पीसफुली रहेंगे। तो ऐसा इसका क्या है जॉनर है। एंड इट्स सेट इन द इटालियन सिटीज़ ऑफ वेरोना एंड मिलान। और इसकी जो सेटिंग है, मतलब इसमें जो प्लेस यूज़ किए गए हैं तो दो प्लेसों पर पूरे इंसिडेंट, एक्सीडेंट और सब कुछ जितनी घटनाएं हैं दो जगह पर घटेंगी। एक प्लेस का नाम है वेरोना और दूसरे प्लेस का नाम है मिलान। तो इटली के दो शहर हैं, एक का नाम है वेरोना और दूसरे नाम का मिलान है। यहाँ पर पूरे जितने भी सब घटनाएं होंगी, घटेंगी, वो सब कहाँ होंगी, इन्हीं दो शहरों पर क्या होंगी, इन दो शहरों पर बेसिकली यूज होंगी। इट इज़ रिटन इन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश विच वॉज द कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर टाइम्स। तो ये प्ले जो लिखा गया है, आपको जानते हैं कि जो प्ले है बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा जाता है, स्पेशली जो यूरोप की लैंग्वेज है, फ्रेंच हो गई, ग्रीक हो गई, इटालियन हो गई। तो इस प्ले की जो लैंग्वेज थी, मतलब इस प्ले को जिसे लिखा गया था तो उस प्ले की लैंग्वेज थी अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश इस प्ले की क्या थी, लैंग्वेज थी। और शेक्सपियर जब उस टाइम में अपना वर्क करते थे, कंपोज करते थे, उनके टाइम की बात है, तो उस टाइम में जो इंग्लैंड की भाषा थी वो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ही यूज़ की जाती थी। इंटरेस्टिंगली दिस प्ले इज ऑफन रिगार्डेड एज शेक्सपियर फर्स्ट कॉमेडी एंड इट इंट्रोड्यूस वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिक टेक्निक, द यूज ऑफ डिस्गाइज। तो ये जो प्ले है तो इसे रिगार्ड किया जाता है क्या, शेक्सपियर की फर्स्ट कॉमेडी। मतलब अभी मैं बता चुका हूँ ऊपर कि ये शेक्सपियर की क्या है, पहली कॉमेडी है। तो सबसे पहली कॉमेडी इनकी यही है। इसके बाद फिर उन्होंने और सारी कॉमेडी इसी से इंस्पायर होके और सारी उन्होंने कॉमेडियाँ लिखी हैं। एंड इट इंट्रोड्यूस वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिक टेक्निक्स
द यूज़ ऑफ डिस्गाइज, ये एक ऐसा प्ले है जिसमें इन्होंने सबसे पहले एक ड्रामेटिक टेक्निक यूज़ की है और उस टेक्निक का नाम है क्या, डिस्गाइज। मतलब शेक्सपियर का एक ऐसा पहला प्ले था ये जिसमें इन्होंने क्या किया, डिस्गाइज टेक्निक का यूज़ किया। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना। वेश कैसे भी बदला जा सकता है। औरत जो है तो वो मेल जो है तो फीमेल बन जाए, बॉय है तो गर्ल बन जाए, तो वैसे ऐसे टेक्निक्स को अपन क्या बोलते हैं, डिस्गाइज। तो ये एक ऐसा प्ले था जिसमें क्या थी, डिस्गाइज टेक्निक यूज थी। In fact, it is the first play where a heroine, Julia, disguises herself as a boy, a theme that Shakespeare later developed in many of his other works. तो ये एक ऐसा प्ले था, मतलब उस टाइम में जो प्ले था, तो एक ऐसा प्ले था जिसमें कोई हीरोइन, मतलब कोई लड़की जिसका नाम जूलिया था, वो अपने आप को किसका भेष बदल देती है, लड़के का। समझिएगा कि बहुत सारे प्ले थे जिसमें जनरली क्या करते थे, लड़के लड़कियों का भेष बदलते थे। ध्यान रखिएगा, लड़के लड़कियों का भेष बदलते थे। लेकिन ये एक ऐसा प्ले था, पहला प्ले था जिसमें कोई लड़की अपने आप को किसका भेद बदल देती है, लड़के का, और उस लड़की का नाम जो होता है क्या होता है, जूलिया रहता है। A theme that Shakespeare later developed in his many of his other works। और ये एक थीम जो है किसकी, डिस्गाइज की थीम, भेष बदलने की थीम है। तो शेक्सपियर के जो लेटर, जो बाद में और प्ले आए हैं, मतलब इनके बाद में बहुत सारे प्ले आए हैं, तो इसी टेक्निक को उन्होंने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है या यूज किया है। कहने का सेंस, ये जो डिस्गाइज वाली टेक्निक है या वेश बदलने वाली टेक्निक है, फिर उन्होंने अपने जो बहुत सारे प्ले बनाए हैं उसमें भी इस टेक्निक को उन्होंने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है, यूज किया है। The play also includes the famous song Who is Sylvia, which add a lyrical and romantic element to the play। ये जो पूरा प्ले है इसमें एक आपको क्या मिलेगा, एक गाना मिलेगा, एक क्या मिलेगा, एक सॉन्ग मिलेगा, Who is Sylvia। तो Who is Sylvia इसमें क्या है, एक सॉन्ग है। ये क्या करेगा, ये पूरा जो प्ले है इसमें एक क्या करेगा, लिरिकल टोन ऐड कर देगा। मतलब जो पूरी प्रॉपर्टी है इसकी क्या हो जाएगी, वो गाने वाली हो जाएगी। जैसे मूवी वगैरह बनती हैं कि बीच में गाने ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये भी एक ऐसा ही प्ले है जिसमें क्या बीच में एक गाना यूज़ किया गया है, एक सॉन्ग यूज़ किया गया है, और उस सॉन्ग का नाम क्या है, हु इज़ सिल्विया। अब आपको इस पेजेस से आपको एग्जाम में क्या क्या याद करने को चाहिए, या क्या क्या चीज़ें आपसे बननी चाहिए। तो फाउंडेशन बुक द शेक्सपियर कॉमेडी, वो फाउंडेशन मतलब जो सबसे पहला फाउंडेशन वर्क था जिससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने अपनी बहुत सारी कॉमेडी लिखी। तो उस प्ले का नाम क्या था, वेरोना। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इस प्ले का पूरा नाम क्या है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वेयर इज़ द वेरोना एंड मिलान, ये जो दो शहर हैं जिनका नाम एक का वेरोना और दूसरे का मिलान है, ये कहाँ हैं, तो दोनों क्या हैं, इटली की फेमस सिटीज़ हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों क्या हैं, इटली की फेमस सिटीज़ हैं। हु डिस्गाइज एज अ बॉय, डिस्गाइज कौन बॉय के रूप में डिस्गाइज हुआ था, तो वो कौन थी, जूलिया थी। स्ट्रक्चरली द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स एंड 21 सीन्स। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो प्ले था ये डिवाइड है, इसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं और 21 सीन। तो ये जो प्ले है इसमें 5 एक्ट्स हैं और 21 सीन्स हैं। इस बात को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। इट आल्सो फीचर्स वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कॉमिक एलिमेंट, लॉन्चेस डॉग क्रैब, हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमल कैरेक्टर इन शेक्सपियर प्ले। अब इस प्ले की बात करें तो इस प्ले में एक और क्या है, फीचर है। इस प्ले में एक फीचर हो गया इसका गाना का, सॉन्ग है, लिरिकल टोन है इसकी, और इसमें एक और फीचर है जो कि बार बार क्या आपको मेमोरेबल, आपको मेमोरी में आपके बूट करेगा, या आपको बार बार क्या करेगा, रैक करने में हेल्प करेगा। एक कैरेक्टर रहता है लॉन्च, अभी हम कैरेक्टर को बाद में देखेंगे, धीमे धीमे सब कुछ हो जाएगा। तो एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम क्या रहता है, लॉन्च। इसका एक डॉग होता है, कुत्ता होता है, जिसका नाम क्या रहता है, क्रैब। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक इसमें कैरेक्टर है जिसका नाम है लॉन्च, और इसका एक डॉग है जिसका नाम क्या है, क्रैब। और ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वो कौन सा एनिमल कैरेक्टर है जिसे शेक्सपियर ने अपने प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में यूज किया है। तो उसका नाम याद रखिएगा कि वो एक डॉग है और उसका नाम क्या है, क्रैब। In terms of its source, the Shakespeare was influenced by a Spanish pastoral romance titled Diana, written by George de Montemayor in 1559। ध्यान दीजिएगा, ये प्ले है, ये प्ले भी इंस्पायर्ड है। मतलब शेक्सपियर ने काफ़ी सारे प्ले पढ़े थे जो अदर ऑथर्स थे, राइटर थे, उन प्ले को थोड़ी बहुत कटिंग यूज़ करके उनसे कुछ मोटिवेट होकर उन्होंने प्ले लिखा। तो ये भी प्ले क्या था, एक डेरिवेशन था, ये भी क्या था, एक इन्फ्लुएंस था। किससे, एक
एक फेमस राइटर हैं जिनका नाम क्या है, जॉर्ज डी मोंटेमेयर। इन्होंने 1559 में एक किताब लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था, डायना। उसी से बुक क्या है, इन्फ्लुएंस है। तो अगर पेपर में आपके आता है कि व्हाट इज द इट्स प्राइमरी सोर्स, तो इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, डायना, और जिसे लिखा है जॉर्ज डे मोंटेमेयर ने, और इसे लिखा गया 1559। और ये कैसी बुक है, स्पेनिश बुक है, और जिसका जो जॉनर है वो क्या है, पास्टोरल। आपको अगर पास्टोरल नहीं पता तो जब कभी भी कोई सीन या कोई स्टोरी या कोई प्ले क्या होता, शहर में ना शिफ्ट करके गांव में शिफ्ट किया जाता है, मतलब उसकी लैंग्वेज जो क्या हो, या रूरल हो, फॉरेस्ट हो, जंगल हो, मतलब शहर से हट के अगर बात की जाए तो ऐसे जॉनर को अपन किसके अंदर रखते हैं, पास्टोरल, जिसमें भेड़ बकरियां इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाए, शहर से दूर रखने वाले ऐसे प्ले जिसमें जनरली गाँव की बातें या विलेज लाइफ दिखाई जाती है, ऐसे प्लेस को अपन क्या बोलते हैं, पास्टोरल। याद रखिएगा। The work Shakespeare borrowed the central plot involving Julia and Proteus, especially the idea of love, separation and disguise। तो ये जो डायना है इससे इन्होंने क्या क्या लिया है, तो जिसकी जो सेंट्रल प्लॉट है, मतलब जो इसका सेंट्रल प्लॉट है, जो पूरी कहानी है, जो पूरा प्ले है जिस पर बेस्ड है, स्पेशली जो जूलिया और प्रोटियस का जो पूरा सीन है, उनके बीच में पहले लव होगा, फिर सेपरेशन होगा, और जो डिस्गाइज होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिखा गया है, लिया गया है डायना से। तो याद रखिएगा, ये बुक जिनसे इंस्पायर्ड है उस बुक का नाम है डायना, और उसमें जो पहले लव होगा, फिर सेपरेशन होगा, और फिर डिस्गाइज होगा, इस प्ले का जो कॉन्सेप्ट है वो उस बुक से लिया गया है, और उस बुक का नाम क्या है, डायना। द कॉन्सेप्ट ऑफ जूलिया ड्रेसिंग एज अ बॉय आल्सो कम्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस सोर्स। तो जो जूलिया का कॉन्सेप्ट है, जो अपने आप को क्या कर लेती है, लड़के में बदल लेती है, वेश बदल लेती है, वो डायरेक्ट इस सोर्स से लिया गया है। So overall, The Two Gentlemen of Verona is not just an early comedy, but also an important foundation for many themes and techniques that Shakespeare would refine in his later plays। तो ये जो इसमें बट आल्सो का, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ किया गया है, मतलब दो चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये सिर्फ एक अर्ली कॉमेडी नहीं है, बल्कि एक ऐसा इनका फाउंडेशन वर्क है जिससे इन्होंने क्या किया है, जो आगे के अपने प्ले हैं उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीख के फिर उन्होंने बनाया है। मतलब जैसे आप घर बनाते हैं तो पहले न्यू बनाते हैं, तो कह सकते हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना प्ले क्या है, एक न्यू है, एक न्यू का पत्थर है, जिससे शेक्सपियर ने फिर आगे क्या बनाया है, अपनी कॉमेडियों को क्या बनाया है, घर बनाया है। अब इसे आप परीक्षा में एग्जाम के लिए आप क्या क्या चीज़ें इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं, तो देखिए वो ये चीज़ें हैं। तो हाउ मेनी एक्ट्स एंड सीन्स आर देयर, तो बता चुका हूँ आपको 5 एक्ट्स हैं और 21 सीन्स हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनिमल कैरेक्टर यूज्ड इन द प्ले, तो वो कौन सा एनिमल कैरेक्टर है, उसका नाम क्या है जो इस प्ले में यूज़ किया गया है, तो उसका नाम क्या है, क्रैब, और ये क्या है, एक डॉग है। तो रिमेंबर दैट। What is the primary source of this work, तो इस वर्क का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, तो इस प्राइमरी जो वर्क है वो प्राइमरी सोर्स इसका क्या है, डायना, और इसे लिखा गया है किसके द्वारा, मोंटेमेयर के द्वारा। अब कौन लिखा गया है, 1559 में। तो डू रिमेंबर दिस आल्सो। नाउ इफ़ वी कंसीडर अ सेकेंडरी पर्सपेक्टिव, इसमें अगर मैं सेकेंडरी पर्सपेक्टिव मतलब सेकंड सोर्स की बात करें, मतलब प्राइमरी सोर्स तो आपका डायना हो गया, सेकेंडरी सोर्स है वो भी थोड़ी बहुत इसमें यूज हुआ है। ये आपके पेपर में उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन चूंकि आप अपर लेवल के अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आपका यूजीसी नेट वगैरह है या कि पीजीटी लेवल के एग्जाम है, तो थोड़ी थोड़ी जो बारीकी माइन्यूट डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए, तो देख लेते हैं उन्हें भी। तो मैनी क्रिटिक्स रिगार्ड दिस प्ले एज अर्ली एक्सपेरिमेंट इन शेक्सपियर करियर, तो बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो क्या मानते हैं कि जो इनका प्ले है वो क्या है, एक अर्ली एक्सपेरिमेंट था। मतलब इस प्ले को उन्होंने क्या एज अ एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिखा था, तो इनके करियर का ये क्या था, एक एक्सपेरिमेंट प्ले था। दे आर्ग्यू दैट दिस प्ले लैक्स द मैच्योरिटी फाउंड इन हिज लेटर कॉमेडी, वो बताते हैं कि जो प्ले है, इस प्ले को अगर आप अच्छे से पढ़ें, देखें या समझें, तो ये प्ले क्या है, इमैच्योर है, इसमें मैच्योरिटी नहीं दिखती। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस प्ले में कहीं ना कहीं क्या है, बचपना यूज किया गया है। जो आथर हैं शेक्सपियर, तो इस प्ले में उतने मैच्योर नहीं थे, और सही भी हो सकता है क्योंकि उनका ये क्या फाउंडेशन वर्क था, उन्होंने इसी प्ले से तो फिर लिखना स्टार्ट किया था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई आप काम स्टार्ट करते हैं तो आप में उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती। तो इस प्ले में क्या आपको देखने मिलेगा, लैक ऑफ मैच्योरिटी, और ये मैं नहीं, क्रिटिक्स कहते हैं, मेरे मत जाइएगा आप। However,
the themes such as friendship, betrayal, and disguise are clearly evident within it, theme that Shakespeare would go on further to develop in his subsequent work, है ना। तो ये बताते हैं कि इसमें जो वर्क हैं आपके, स्पेशली फ्रेंडशिप, बिट्रेयल और डिस्गाइज, ये क्लियरली एविडेंट है। मतलब कोई भी आदमी अगर इस प्ले को पढ़ेगा तो बता देगा कि इस प्ले में जो थीम है वो फ्रेंडशिप की थीम है, बिट्रेयल की थीम है और डिस्गाइज की थीम है। तो इस तरीके से इसमें स्पष्ट रूप से क्या है, क्लियरली एविडेंट है, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देते हैं। The secondary source of the Two Gentlemen of the Verona include several important works that influence the theme and style। तो जिनके सेकेंडरी वर्क्स हैं वो काफ़ी सारे हैं जो कि आपको डायरेक्ट देखने के मिलेगी, जिनकी थीम और स्टाइल वहाँ से की गई हैं, कॉपी की गई हैं। तो कुछ वर्क हैं। तो एक ऑथर है, पढ़ लेते हैं अच्छे से, बोकासियोस डेकामेरॉन। 14th century contribute the theme of friendship versus love, while Arthur Brooke, Romeus and Julius 1562 helped shape the Italian setting of the play। तो ध्यान दीजिएगा, एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं जिनका नाम है बोकासियो। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है डेकामेरॉन, और ये किताब लिखी गई है 14th सेंचुरी में। ये जो फ्रेंडशिप और लव का जो थीम है, मतलब फ्रेंडशिप वर्सेस लव, दोस्ती और प्यार का जो थीम है, वो बोकासियो की एक बुक है जिसका नाम है डेकामेरॉन, जो 14th सेंचुरी से ली गई है, उससे क्या है, इंस्पायर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बुक बहुत बार पूछी जाती है किसने डेकामेरॉन को लिखा है। तो उनका ऑथर है बोकासियो, और जो ये प्ले है फ्रेंडशिप वर्सेस लव का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हीं से इंस्पायर्ड है। और एक ऑथर है वाइल आर्थर ब्रूक, रोमियोस एंड जूलियस हेल्प द शेप। अब एक और किताब है जिसे किसने लिखा है, आर्थर ब्रूक ने, और इस किताब का नाम क्या है, रोमियस एंड जूलियट। दे दीजिएगा, रोमियो एंड जूलियट नहीं है, रोमियस एंड जूलियट। तो एक बुक है जिसका नाम है रोमियस एंड जूलियस, जो 1562 में लिखी गई है। इससे जो सेटिंग है, दो सेटिंग कहाँ की है, वेरोना और मिलान की। तो इसमें जो प्लेस यूज किए गए हैं वो रोमियो एंड जूलियट जो बुक है, रोमियस एंड जूलियट जो बुक है, उसमें से ये क्या किए गए हैं, यूज किए गए हैं सेटिंग, स्पेशली वेरोना और मिलान वाली। एक और बुक है सर फिलिप सिडनी आर्केडिया, एक और हैं जिनका नाम है ऑथर का फिलिप सिडनी। इनकी एक बुक है जिसका नाम है आर्केडिया। यहाँ पर जिसमें पेस्टोरल और रोमांटिक एलिमेंट है वो इस बुक से क्या है, इंस्पायर्ड है। एक और बुक है जिसे आप, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देखते रहिएगा थोड़ी, जॉन लिलीज कॉमेडीज इन्फ्लुएंस द शेक्सपियर यूज ऑफ बिटी डायलॉग एंड कॉमिक्स। तो इसमें एक और ऑथर हैं जिनका नाम है जॉन लिली। इनकी जो कॉमेडी है, जिन्होंने शेक्सपियर अपने इसमें जो बिटी डायलॉग है, जिसमें बिटी डायलॉग्स को यूज करना, वो किसे लिया गया है, इनसे। तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी सोर्स में आप कुछ चीज़ें याद कर लीजिएगा कि जो फ्रेंडशिप और लव की थीम है वो डेकामेरॉन से ली गई है, और डेकामेरॉन को बोकासियो ने यूज़ किया है। इसमें जो सेटिंग है इटली की सेटिंग है जिसमें वेरोना और मिलान आते हैं, ये रोमियस एंड जूलियस से लिए गई है। और इसमें जो विटी डायलॉग हैं वो यूज़ किए गए हैं फिलिप सिडनी की बुक है आर्केडिया, जो 1590 में लिखी गई है, उससे यूज़ किए गए हैं। अब बात करें, टुगेदर दीज सोर्सेस हेल्प इन डेवलपिंग द स्ट्रक्चर, थीम्स एंड ड्रामेटिक स्टाइल ऑफ द प्ले। अब ये जो सब कुछ इंक्लूड होकर इकट्ठा मिला देते हैं सोर्स, तो इससे जो पूरा प्ले है, इसका स्ट्रक्चर, थीम और ड्रामेटिक स्टाइल सब कुछ क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। अब इस पेज में आपको याद है क्या क्या रखना चाहिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो बुक है जिसका नाम है डेकामेरॉन, उसे लिखी है बोकासियो ने, और कब लिखी गई, 14th सेंचुरी में। इसमें यू एक्स्ट्रा हो गया तो इसे आप काट लीजिएगा। दूसरी बुक है रोमियस एंड जूलियस, इसे लिखा गया है आर्थर ब्रूक द्वारा, जो 1562 में लिखी गई है। और तीसरी बुक है आर्केडिया, जिसे लिखा है सर फिलिप सिडनी ने, जो 1590 में लिखी गई है। अब स्टार्ट करेंगे प्ले। अब यहाँ से समझेंगे प्ले को। तो यहाँ तक आपका पूरा बेस था जो पेपर मतलब एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ से आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्ले क्या है, प्ले कैसा नहीं है, और उसे हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्ले। Act first begin in Verona, where we are introduced to close friends Valentine and Proteus। तो एक्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है कहाँ से, वेरोना से, जहाँ पर हम दो दोस्तों की बात करें, टू क्लोज फ्रेंड हैं, एक का नाम है वैलेंटाइन और दूसरे का नाम है
Proteus. Valentine is eager to travel to Milan to gain experience and explore the world, while Proteus prefers to stay back because he is deeply in love with Julia. इसमें जो एक दोस्त है जिसका नाम है वैलेंटाइन, वो ईगर है काहे के लिए, मिलान घूमने के लिए, क्योंकि वो मिलान जाना चाहता है वहाँ एक्सपीरियंस नॉलेज गेन करने के लिए और पूरा जो वर्ल्ड है वो घूमने के लिए। मतलब उसे घूमना पसंद है, जो वैलेंटाइन है वो घूमना पसंद है। लेकिन आपकी ब्रेन में एक बात हुई सकती, मिलान ही क्यों? तो उस टाइम में जो इटली था वहाँ पर मिलान जो सिटी थी वही क्या थी, प्रोस्परर थी, वो एक कल्चरल हब थी, वही क्या एजुकेशन का एक सबसे बड़ा क्या थी, वो सोर्स थी। यहाँ मतलब यहीं का एजुकेशन कल्चर और स्टैंडर्ड सबसे अच्छा था, इसीलिए वैलेंटाइन ने डिसाइड किया कि मैं मिलान जाऊंगा और वहाँ पर जो मेरी एक्सपीरियंस है उन्हें मैं गेन करके सब कुछ क्या करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। वाइल प्रोटियस प्रेफर टू स्टे बैक, जबकि प्रोटियस है वो क्या करता है, खुद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो एक लड़की है जिसका नाम है जूलिया, उससे वह प्यार करता है। तो ध्यान दीजिएगा, दो कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं, पहला वैलेंटाइन और प्रोटियस। वैलेंटाइन क्या करता है, वैलेंटाइन ये मूड बनाता है कि मैं जाऊंगा, मैं मिलान शहर को एक्सप्लोर करूंगा कि वो क्यों इतना बेहतर है, वहां पर क्या है क्या नहीं, और वहां पर से क्या मैं करूंगा, एक्सपीरियंस लूंगा। जबकि एक उसका दूसरा दोस्त है जिसका नाम है प्रोटियस, वो वहीं पर रुक जाता है, और उसका रुकने का कारण क्या है कि वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम क्या है, जूलिया। दिस ओपनिंग इमीडिएटली सेट अप एन इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द प्ले, फ्रेंडशिप वर्सेस लव। यहीं से क्या होती है, एक थीम क्रिएट हो जाती है। किसकी थीम क्रिएट हो जाती है? फ्रेंडशिप वर्सेस लव की। इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप और क्या है, प्रोटियस और जूलिया के बीच में लव। तो ध्यान दीजिए कि यहीं पर एक क्या थीम आपको स्पष्ट देखने को मिलती है, तो फ्रेंडशिप वर्सेस लव की थीम क्लियर है। फ्रेंडशिप बिटवीन प्रोटियस एंड वैलेंटाइन, लव बिटवीन प्रोटियस एंड जूलिया। देन अगेन वैलेंटाइन बिलीव that love makes a person foolish, whereas Proteus values love more than friendship at this stage. यहाँ पर जो वैलेंटाइन है वो उसका ये मानना है कि जो लव है वो आदमियों को क्या बना देता है, बेवकूफ़ बना देता है, फुलिश बना देता है। जबकि प्रोटियस यहाँ पर क्या कहते हैं, लव की ज़्यादा वैल्यू करता है फ्रेंडशिप की। अगर उस फ्रेंडशिप की ज़्यादा वैल्यू करता तो क्या करता है, वो वैलेंटाइन के साथ वो जाना वहाँ डिसाइड कर लेता, लेकिन वो क्या लव की ज़्यादा वैल्यू करता है। तो यहीं पर दो चीज़ें क्लियर हैं कि जो प्रोटियस है वो लव की ज़्यादा वैल्यू करता है, और वैलेंटाइन का ये मानना है कि लव आदमी को क्या बना देता है, फुलिश बना देता है। सून आफ्टर वैलेंटाइन लीव्स फॉर मिलान, तत्काल ही जो वैलेंटाइन है वो क्या करता है, मिलान के लिए रवाना होता है। मार्किंग द फर्स्ट सेपरेशन बिटवीन टू फ्रेंड, यहीं से स्टार्ट होता है पहला सेपरेशन दो दोस्तों के बीच में। क्यों? अब एक चला गया है मिलान और एक रह गया है क्या, वेरोना में, तो यहीं से इन दोनों में क्या होता है, सेपरेशन का थीम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सेपरेशन, फ्रेंडशिप सेपरेशन, याद रखिएगा। This separation is important because it creates the foundation for the future conflict. Meanwhile, we see the romantic relationship between Proteus and Julia develop. अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट है सेपरेशन के बाद क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको क्या करेगा, एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा। जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट है, जो भविष्य में मतभेद होंगे, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वो इनका सेपरेशन ही क्या करेगा, उसके लिए एक फाउंडेशन न्यू रखेगा। मेनवाइल वी सी द रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटियस एंड जूलिया, इसी बीच में हम देखेंगे एक रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन किसकी, प्रोटियस एंड जूलियस। अब आपको थोड़े शब्दों में क्या देखना चाहिए, जो वैलेंटाइन है लव टू ट्रेवल, वैलेंटाइन क्या करता है, इसे घूमना भागना काफ़ी पसंद है। वाइल प्रोटियस लव्स टू जूलिया, प्रोटियस को क्या पसंद है, जूलिया पसंद है, और उसके लिए क्या करता है, वहाँ रुक जाता है। अगर आपको कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही हो तो आप जेपी नड्डा से कनेक्ट कर सकते हैं कि जूलिया लव प्रोटियस, इन दोनों में आप रिलेशन को स्टैब्लिश इस तरीके से कर सकते हैं। जूलिया रिसीव अ लेटर फ्रॉम प्रोटियस बट इनिशियली प्रिटेंड टू रिजेक्ट इट। दिस शो द टिपिकल एलिजाबेथन आइडिया ऑफ मॉडेस्टी इन लव। शुरू में जब क्या करता है, लेटर भेजता है, कौन, प्रोटियस भेजता है जूलिया को। तो जब से जूलिया को प्रोटियस का लेटर रिसीव होता है जूलिया को, मतलब प्रोटियस ने लेटर लिखा है जूलिया को, तो जैसे ही जूलिया को लेटर मिलता है तो इनिशियली क्या करती है, प्रेटेंड करती है टू रिजेक्ट। जब काफ़ी सारे लोग रहते हैं तो क्या कर देती है, मना कर देती है। आप इसे समझ के जैसे जो नखरेबाजी होती हैं कि मतलब सबके सामने चीज़ों को एक्सेप्ट न करना। और उस टाइम क्या था, मोडेस्टी ज़्यादा थी, मतलब लड़कियाँ इज्जत बहुत ज़्यादा करती थी सोसाइटी के। तो जैसे ही निचली फेज में लेटर पाती है तो मना कर देती कि अरे कौन लिखा है, क्या नहीं लिखा है, तो उस चीज़ को क्या कर देती है, इनिशियली रिजेक्ट कर लेती है। दिस सो द टिपिकल एलिजाबेथन आइडिया ऑफ मॉडेस्टी। और उस प्यार तो करती है लेकिन उस लेटर को रिजेक्ट करना क्या बताता है,
एक मॉडेस्टी बताता है इन लव की। मॉडेस्टी, लव में क्या है, मॉडेस्टी है, मतलब वो चाहती है एक्सेप्ट करना, बट बाय द वर्च्यू ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के कारण वो उस चीज को क्या करती है, रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। हाउएवर व्हेन सी इज अलोन सी रिवील हर true feeling and tears the later in confusion and emotional conflict which highlight her inner struggle and sincerity in love। लेकिन जब बाद में दोनों अकेले मिलते हैं तो बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, वो रोती भी है कि मैंने क्यों लेटर आपका रिजेक्ट किया था, उसके बात क्या थी। तो ये सब काफ़ी बातें उन दोनों के बीच में होती हैं और ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से जो दोनों में क्या है, इनर स्ट्रगल चल रहा है और जो जूलिया है वो किस तरीके से सिंसियरली लव करती है प्रोटियस को। Another important moment in Act First is when Proteus' father Antonio decide to send him to Milan as well। अब एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट एक्ट फर्स्ट में तब होता है जब प्रोटियस के फादर, जिनका नाम है एंटोनियो, वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, अब अपने लड़के को क्या भेजना है, अब मिलान भेजना है। उन्हें पता चल गया है कि जूलिया से क्या करता है, प्यार करता है और यहाँ रहेगा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो वो भी बोलता है कि इसका भी यहाँ रहना सेफ नहीं है, ये चला जाए मिलान, वहाँ से काफ़ी सारी कुछ चीज़ें सीख के आएगा, जिससे यहाँ पर क्या करेगा, ये हमारा जो फैमिली है या जो किंगडम है या जो ड्यूडम है उसे क्या करेगा, सर्वाइव करने में आगे हेल्प करेगा। This decision become a major turning point because it brings Proteus into the same environment as Valentine, where the real conflict of the play will begin। तो इस तरीके से अब जो एक्ट है वो क्या हो चुका है, चेंज होना जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्रोटियस और जूलिया दोनों अलग होंगे और प्रोटियस को भी सेम इन्वायरमेंट मिलेगा जैसे किसे मिल रहा है, वैलेंटाइन के। सिंस दोनों कहाँ आ रहे हैं, मिलान में। अब दोनों जब मिलान में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का वातावरण क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों सेम जगह मिलेंगे और यहीं से आगे क्या होगा, एक फिर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा जिसे हम आगे भी समझेंगे। और एंटोनियो कौन है, प्रोटियस के फादर हैं। एंटोनियो ने प्रोटियस को कहाँ भेजा है, मिलान भेजा है। और क्यों भेजा है, क्योंकि उनका बच्चा वहाँ क्या है, बिगड़ रहा है और अभी से क्या है, मतलब अभी से प्यार और के उसमें पड़ रहा है। तो ये चीज़ को नहीं चाहते कि मेरा बच्चा वहाँ बिगड़ जाए, तो उसे वो क्या करते हैं, वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं और वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। देन बिफोर लिविंग प्रोटियस एक्सचेंज रिंग विद जूलिया। अभी इसे चूंकि इसे जाने की बारी आ गई, प्रोटियस अब क्या करेगा, वेरेना को छोड़ के कहाँ जाएगा, मिलान जाएगा। तो दोनों क्या करते हैं, रिंग को, इन दोनों के पास रिंग, मतलब प्रोटियस अपनी रिंग किसे दे देता है, ये दोनों क्या करते हैं, रिंग को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये अपनी रिंग इन्हें दे देते हैं, इनकी रिंग इन्हें देता है। वो प्यार की एक निशानी है कि अब हम लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इस तरीके से ये एक निशानी है। तो ये सिंबलाइजिंग क्या करता है, लव करता है, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। तो जो रिंग है वो 3 चीज़ कमिटमेंट करेंगे, मतलब वो 3 चीज़ें दिखाएंगे, लव, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिंग सिंबल है वो क्या चीज़ एनोट करता है, तो क्या एनोट करता है, लव, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। दिस रिंग लेटर बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन द प्ले, जो क्या करेगा, ये प्ले में एक इंपॉर्टेंट सिंबल के रूप में काम करेगा। एक्ट फर्स्ट देयरफॉर एस्टैब्लिश ऑल द की एलिमेंट नीडेड फॉर द ड्रामा। और एक्ट फर्स्ट यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे उस सबको क्या कर देता है, बता देता है। मतलब जितनी भी चीज़ें अब होनी है प्ले में, जो प्ले को अब स्टार्ट करना है, वो सबका फाउंडेशन क्या कर देता है, एक एक्ट क्लियर कर देता है। इसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जैसे दोनों के बीच में रहती है, वैलेंटाइन एंड प्रोटियस के बीच में, वो भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और लव जिस तरीके से दोनों रहता है प्रोटियस एंड जूलिया के बीच में, वो भी चीज़ें बता चुका है एक्ट फर्स्ट। बिगनिंग और सेपरेशन किस तरीके से दोनों अलग होंगे ये भी बता देगा, और किस तरीके से फिर क्या होगी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग और बिट्रेयल होगी। ये सब चीज़ें क्या करेगा, प्ले क्या करेगा, आपको शो अप कर देगा, बता देगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या जानना चाहिए, तो ओपनिंग कॉन्ट्रास्ट जो है, तो इसमें जो वैलेंटाइन वो क्या है, एडवेंचरस पर्सन है, जबकि प्रोटियस क्या है, ये इंक्लिन्ड है लव की तरफ। जूलिया का लेटर क्या है, एक इमोशनल सीन बताता है और एक प्रकार से क्या है, एक सिंबलिक क्या करता है, लव का सिंबल है लेटर। एंटोनियो का डिसीजन क्या है, एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम करेगा। टर्निंग पॉइंट क्यों, कि अब जूलिया को क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। रिंग क्या करता है, लव और लॉयल्टी का क्या है, एक सिंबल है। तो जितना भी यहाँ से बेसिक सब चीज़ें थी, तो एक्ट फर्स्ट क्या कर देता है, सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पर। अब एक्ट सेकंड की अगर हम बात करेंगे, तो एक्ट सेकंड में आप देखेंगे द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द स्टोरी शिफ्ट टू मिलान। आप सभी लोग, अब स्टोरी कहाँ शिफ्ट होगी, मिलान पर। अब जो इंसिडेंट और एक्सीडेंट होंगे या इवेंट होंगे वो कहाँ होंगे, मिलान में। वेयर वैलेंटाइन फॉल इन लव with Sylvia, the Duke daughter, and their love remain secret, strengthening the romantic plot। अब यहाँ पर जो हमारा
वैलेंटाइन है वो कहाँ आ गया है, मिलान आ गया है। और वो आते आते जैसे ही आता है तो एक लड़की को देखता है जिसका नाम रहता है सिल्विया, जो क्या है ड्यूक की डॉटर है, और देख के उसके प्यार में क्या हो जाता है, उसके प्यार में इंक्लिन हो जाता है, प्यार में पड़ जाता है। और वो अपना प्यार है उसे वो सीक्रेट रखता है, और सीक्रेट रहते रहते इनका जो रोमांटिक प्लॉट है वो क्या होता है, डिवेलप होता है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन जो लॉयल्टी है लव है ये क्या है आगे क्या हो जाती है, कंटिन्यू डिवेलप होती जाती है। सून प्रोटियस अराइव इन मिलान। अब प्रोटियस के जो फादर हैं उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, अब इसे भी जाना होगा मिलान, वहां से काफी सारी कुछ चीजें सीख के आएगा क्योंकि एजुकेशन वहां का ज्यादा अच्छा है। तब प्रोटियस भी मिलान आ जाता है। एंड अ मेजर टर्निंग पॉइंट अकर व्हेन ही अनएक्सपेक्टेडली फॉल इन लव विद सिल्विया। और जैसे ही आता है प्रोटियस यहाँ और सिल्विया को देखता है तो वो भी फॉल इन लव हो जाता है, वो भी सिल्विया के प्यार में पड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो लोग हैं यहाँ, वैलेंटाइन और प्रोटियस, दोनों गहरे दोस्त हैं, लेकिन दोनों ही एक लड़की से प्यार करने लगे हैं जिसका नाम क्या है, सिल्विया है। एट फर्स्ट साइड लीडिंग टू द बिगनिंग ऑफ द बिट्रेयल, जो अब क्या लीड करेगा किसे, बिट्रेयल का सीन दिखाएगा। बिट्रेयल कैसा भाई, अब सिल्विया किसकी होने वाली थी, वैलेंटाइन की, और वैलेंटाइन प्रोटियस दोनों क्या है, दोस्त हैं। लेकिन अब ये सब जानने के बाद भी प्रोटियस क्या करेगा, सिल्विया को गेन करने की कोशिश करेगा। एज ही टर्न्स अगेंस्ट बोथ हिज लॉयल फ्रेंड वैलेंटाइन एंड हिज बिलविड जूलिया। और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, दोनों के अगेंस्ट हो जाएगा। अपना जो प्रिय मित्र उसका वैलेंटाइन, उसके भी अगेंस्ट हो जाएगा, और उसकी जो मंगेतर है जूलिया, उसके भी खिलाफ ये हो जाएगा। इन ऑर्डर टू विन सिल्विया को जीतने के लिए प्रोटियस रिवील वैलेंटाइन प्लान टू इलोव विद हर टू द ड्यूक, हु देन पनिश वैलेंटाइन बाय एक्साइल हिम फ्रॉम मिलान। अब क्या करता है, अब चूंकि दोनों गहरे दोस्त हैं तो वैलेंटाइन सब पूरी अपनी बातें सब कुछ किससे बता देता है, अपने दोस्त प्रोटियस से। अब प्रोटियस से ये बता देता कि हम ड्यूक तो हमारी शादी कर होनी नहीं देंगे। अब चूंकि वो रिलेशन उनका किससे है, ड्यूकडम से, वो एक राजा हैं, तो राजा की शादी कभी भी ऐसे लड़कों से नहीं होने देंगे। तो वो क्या करेगा, वैलेंटाइन का जितना भी सीक्रेट है सब कुछ क्या कर देगा, ड्यूक से बता देगा, और जैसे ही ड्यूक से सब कुछ बता उससे क्या कर देगा, एक्साइल कर देगा। तो ड्यूक क्या कर रहा देगा, अब उसे वैलेंटाइन को एक्साइल कर देगा। और मीनवाइल जूलिया डिसाइड टू फॉलो प्रोटियस। अब जूलिया वहां अकेले रहती है कहाँ, वेरोना में, और वो परेशान, उसे याद आती है बार बार प्रोटियस की, तो क्या वो भी डिसाइड करती है कि मैं भी अब मिलान की तरफ जाऊंगी। अब वहीं से वो क्या करती है, अपने आप को डिस्गाइज करती है और अपना नाम क्या रखती है, सेबेस्टियन। तो अब जूलिया अपने आप को एक लड़का बनाती है और अपना नाम चेंज करके क्या रख लेती है, सेबेस्टियन, और वो भी आ गई है कहाँ, मिलान की तरफ चल दी है। विच reinforce द इम्पोर्टेंट थीम ऑफ डिस्गाइज। और यहीं पर ये क्या है, एक थीम क्रिएट होती है जिसका नाम क्या है, डिस्गाइज, जो इस प्ले का क्या है, सेंट्रल प्लॉट में क्या होगा, इवॉल्व होगा। एट द सेम टाइम कॉमिक करेक्टर लाइक स्पीड, जो स्पीड है वो क्या है, वैलेंटाइन का सर्वेंट है, एंड जो लॉन्स है वो क्या है, प्रोटियस का सर्वेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रिच फैमिली से हैं और दोनों नोबल फैमिली से हैं। तो इनके साथ साथ जब ये लोग आते हैं, जब वैलेंटाइन आता है तो उसके पापा एक उसके साथ नौकर को भोगते हैं जिसका नाम रहता है स्पीड, और जो प्रोटियस है उसके साथ भी एक उसका नौकर आता है जिसका नाम क्या रहता है, लॉन्स। तो ध्यान दीजिएगा, साथ में ये दोनों भी जंगल की तरफ जाते हैं। अब जिसे एग्जाइल कर दिया गया तो वो भी जंगल की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से जो एक करेक्टर रहते हैं तो क्या रहते हैं, इन्हें सेवा के लिए लिया गया, तो ये क्या करेंगे, सर्व करेंगे। एक वैलेंटाइन को सर्व करेगा और दूसरा प्रोटियस को सर्व करेगा। अलॉन्ग विथ लॉन्चेस डॉग, जो लॉन्च रहता है उसके साथ एक डॉग आता है जिसका नाम क्या है, क्रैब रहता है। तो वो भी जंगल में क्या करता है, अपने मालिक के साथ आता है, मतलब मिलान में आता है, बाद में वो भी जंगल की तरफ जाएगा। प्रोटियस जो प्रोवाइड ह्यूमर एंड लाइटन द सीरियस टोन ऑफ द प्ले। अब इस जो प्ले पे जो इतनी सारी चीजें घटित हो रही हैं, एक्साइल करना, एक जूलिया और प्रोटियस का अलग हो जाना, तो ये जो करेक्टर हैं, स्पीड और लांस और क्रैब का करेक्टर, ये दोनों क्या करेंगे, प्ले को क्या बनाएंगे, सीरियस न बना के उसे क्या कॉमिक भी बनाएंगे। ये दोनों मजाक करेंगे, कुछ अपने एक्शन से लोगों को हंसाएंगे, फनी बातें करेंगे। तो इस तरीके से ये दो करेक्टर हैं। तो जो लॉन्च है और स्पीड है ये क्या है, एक दोनों कॉमिक करेक्टर हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो स्पीड है ये विटी है, ये मतलब कॉमेडी तो करता है, लेकिन इसके जो एक्शंस हैं और कॉमेडी है वो क्या रहती है, विटी, मतलब होशियार वाली कॉमेडी रहती है। ये एक फिलोसफिकल आदमी है, मतलब ये ज्ञान वाली बातें देता है। जबकि जो लॉन्च है वो क्या, वो थोड़ी बेवकूफ टाइप का आदमी है। ठीक है, यहाँ तक सब चीजें समझ में आ गई होंगी। 10 एक्ट सेकंड डिवेलप द रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रोड्यूस द बिट्रेयल, प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द मेजर ड्रामेटिक
एलिमेंट दैट फॉलो। इस तरीके से अब जो आप एक्ट सेकंड है वो आपको बता चुका है कि किस तरीके से अब रोमांटिक कन्फ्लिक्ट होगा। अब हम बिट्रेयल की तरफ बढ़ेंगे। बिट्रेयल बढ़ ही चुका है, आप देख रहे हैं कि जो प्रोटियस है वो किस तरीके से सिल्विया की तरफ इंक्लिन्ड हो रहा है, जबकि लॉयल्टी के लिए ऐसा, फ्रेंडशिप के लिए ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। अब इस पेज में आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, तो देखिए जिस चीज को आप क्या है ना बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन क्या, तो देखिए वैलेंटाइन का जो सर्वेंट है वो कौन है, स्पीड है, और इसकी जो फियांसे जिससे शादी करना चाहता है उनका नाम क्या है, सिल्विया है। तो कह सकते हैं वैलेंटाइन का जो सर्वेंट है वो क्या है, स्पीड है, और इनकी जो वी लव्ड है उनका नाम क्या है, सिल्विया। इसी तरीके से जो प्रोटियस है उनका सर्वेंट क्या है, लॉन्च, और लॉन्च के डॉग का नाम क्या है, क्रैब, और उनकी जो बी लव्ड है उनका नाम क्या है, जूलिया। इसे अगर आप नेमिनिक यूज करना चाहेंगे तो प्लग्स यूज कर सकते हैं, तो पी फॉर फ्रूटियस, एल फॉर लॉन्च, और सी फॉर क्रैब, एंड जे फॉर जूलिया। इस तरीके से आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं। In Act Third, The Two Gentlemen of Verona, the story become deeper and more intense as the consequences of betrayal began to unfold. अब जब आपका एक्ट 3 है, इसमें से जो स्टोरी है क्या हो जाएगी, डीप हो जाएगी, और क्या और इंटेंस होती चली जाएगी, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरीके से बिट्रेयल जो है वो क्या है, अनफोल्ड अप खुलने लगे हैं। मतलब कौन किसे धोखा देने लगा है, कौन किसके साथ लॉयल है, कौन किसके साथ लॉयल नहीं है, वो सब क्या होंगे, अब अनफोल्ड होंगी, वो चीजें अब क्या होंगी, खुलेंगी। After being exiled, Valentine reaches a forest away from the Milan, where he encountered a group of outlaws. जब उसे एग्जाइल कर दिया जाता है जंगल की तरफ, किसे, वैलेंटाइन को, कहाँ से, मिलान से बहुत दूर, तो उसे इनकाउंटर, उसका सामना होता है अ ग्रुप ऑफ आउटला, जो डाकू वगैरह होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे उसकी भिड़ंत होती है, आमने सामने दोनों पड़ते हैं। अब चूंकि जंगल में डाकू वगैरह रहते हैं, उनका काम है लूटना पीटना ये सब, तो जंगल में वैलेंटाइन की उनसे क्या होती है, अब इनकाउंटर होता है दोनों का, दोनों आमने सामने अब आते हैं। Interestingly, instead of harming him, they are impressed by his noble personality and make him their leader, which highlight his strong and honorable character. लेकिन क्या होता है, जैसे ही वैलेंटाइन क्या करता है, जाता है उनके सामने, तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उसे हार्म वो कुछ नहीं करते, बल्कि उसकी पर्सनालिटी से क्या हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं, और उसे क्या बना देते हैं, अपना लीडर बना देते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जो उसकी पर्सनालिटी है वो कितनी इज्जतदार और लायक आदमी है, उसका कैरेक्टर और उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है वैलेंटाइन की, कि जो डाकू वगैरह होते हैं वो भी उसे क्या करते हैं, अपना लीडर बना लेते हैं। Meanwhile, Proteus continue his betrayal as he try to win Sylvia's love, but she firmly reject him because of his true loyalty to Valentine, revealing her strength and constancy. इसके बाद भी जो प्रोटियस है वो अब बिट्रेयल कंटिन्यू करता है, जो धोखा देने वाला काम है उसका कंटिन्यू स्टार्ट रहता है, और वो कोशिश करता है कि सिल्विया को, लव को कैसे न कैसे करके जीता जाए। लेकिन वो कितना भी ट्राई करता है, वो फैमिली रिजेक्ट कर देती है, और उसका रिजेक्शन ये बताता है कि किस तरीके से वो क्या है, लॉयल है वैलेंटाइन के लिए। तो इस तरीके से वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। वो बार बार कोशिश करता है प्रोटियस कि मैं किसी न किसी तरीके से जो सिल्विया है उसे इंप्रेस करके अपने फेवर में कर लूँ या अपने पार्टी में कर लूँ, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, लव और फाइडेलिटी के कारण क्या होती है, वो चीज़ों को फैमिली क्या कर देती है, मना कर देती है। एट द सेम टाइम जूलिया डिस्गाइज एज अ बॉय नेम्ड सेबेस्टियन, उसी टाइम में जो जूलिया है वो भी आ चुकी है, और वो उनके बीच में अब रहने लगी है, जो क्या बनी हुई है, सेबेस्टियन। Stay close to Proteus and is painfully asked by him to deliver his love message. अब वो रहने लगी है, सेबेस्टियन का बेस बना के वो प्रोटियस के आसपास रहने लगी है, और वो सब चीज़ें देखती है, और देख के बहुत बहुत दुखी होती है कि ये क्या से क्या था, जो हम लोग एक दूसरे के लिए इतने लॉयल थे, इतने फाइडल थे, और आज ये जो प्रोटियस है वो क्या क्या कर रहा है। इस पेनफुल आस्क्ड बाय हिम टू डिलीवर लव मैसेज टू सिल्विया, वो बार बार जो रहता है प्रोटियस, वो सिल्विया को लेटर्स वगैरह देता है कि सिल्विया के पास पहुंचा दो, और सिल्विया बार बार वो चीज़ों को मना कर देती है। हर बार वो लेटर ले जाती तो वो रो देती है, और रोने के बाद मतलब बहुत रोती चिल्लाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आगे, क्रिएटिंग अ डीप इमोशनल कन्फ्लिक्ट एच सी फोर्सेड टू सपोर्ट द मैन सी लव्स इन परसुइंग अनदर वुमन। इस तरीके से उसे देख के बहुत दुख होता है कि किस तरीके से मेरा
जो फियांसे है वो क्या किसी दूसरी लड़की को क्या कर रहा है, परसू कर रहा है, एक दूसरी वुमेन को परसू कर रहा है। द सिचुएशन बिकम इवन मोर सिंबलिक व्हेन द प्रोटियस गिव्स जूलियस रिंग टू सेबेस्टियन। अब सिचुएशन और ज़्यादा क्या हो जाती है, सिंबलिक हो जाती है और ज़्यादा बेकार हो जाती है जब जो रिंग जूलिया ने किसे दी थी, प्रोटियस को। अब प्रोटियस वही रिंग बोल रहा है सेबेस्टियन से कि ये रिंग तुम किसे दे आओ, उसे दे आओ, सिल्विया को दे आओ, आस्किंग हिम टू पास इट सिल्विया। तो अब ये देख के बहुत दुखी होती है कि जो हम लोगों ने रिंग एक्सचेंज की थी, अब उस रिंग को ये बोल रहा है, प्रोटियस बोल रहा है कि अब इस रिंग को एज अ लव सिंबल के रूप में आप किसे दे दो, सिल्विया को दे दो। वंस अ सिंबल ऑफ, जो वो रिंग थी तो दोनों के बीच में जो सिंबल थी लव एंड लॉयल्टी की क्या थी, सिंबल थी। अब यही रिंग बदल चुकी है किससे, बिट्रियल का सिंबल। तो जो एक रिंग कभी लव और लॉयल्टी और क्या फाइडेलिटी की सिंबल थी, अब वो एक बिट्रियल की सिंबल बदल चुकी है। Thus, act third intense emotional tension by showing Valentine's rise as a leader. Proteus continued disloyalty, Sylvia's steadfast love, Julia inner suffering. All of which moves the play towards the climax. अब जितनी भी चीजें घट रही हैं इसमें आप देख रहे हैं, चाहे वो इमोशनल टेंशन है, वैलेंटाइन जिस तरीके से अब लीडर बन चुका है, प्रोटियस अभी भी कंटिन्यू डिसलॉयल है, किसके लिए, दोनों के लिए, अपने दोस्त वैलेंटाइन और अपनी फियांसे जूलिया के लिए, और सिल्विया जो किस तरीके से स्टेट फास्ट है अपने प्यार के लिए। ये सब चीज़ें क्या करेंगी, अब क्लाइमेक्स, प्ले को क्लाइमेक्स की तरफ ले जाएंगी, मतलब कहीं ना कहीं प्ले क्या हो जाएगा, खत्म होने की कगार में जाएगा। अब एक्ट फोर्थ ऑफ द टू जेंटलमैन ऑफ वेरेना, द एक्शन बिकम फास्टर एंड मोर इंटेंस। आप जब 4 देखेंगे उसमें एक्शन और फास्टर और क्रिटिकल होते जाएंगे, और उसमें क्या होंगी चीज़ें और क्या हो जाएंगी, इंटेंसिफाई हो जाए। द प्ले मूव्स टुवर्ड्स क्लाइमेक्स। अब प्ले कहाँ, क्लाइमेक्स की तरफ मूव होगा। सिल्विया सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट टू मीट वैलेंटाइन। अब सेट आउट मतलब होता है डिपार्ट, सडनली डिपार्ट, फ्रेज है एक, याद रखिएगा। सेट आउट मतलब होता है सडनली डिपार्ट, जब कभी भी कोई अचानक से कहीं जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेट आउट बोलते हैं। तो अब सिल्विया भी क्या कर ली है, अचानक जाने का फैसला कर लेती है जंगल में वैलेंटाइन से मिलने के लिए। बट ऑन द वे सी कैप्चर्ड बाय द आउटलस। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, जंगल की तरफ जाती है, तो रास्ते में जो आउटला मतलब जो डकैत डाकू वगैरह होते हैं उसे क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। विच क्रिएट सस्पेंस एंड टेंशन इन द स्टोरी, जो कि अब उसे कैप्चर हो गई है तो स्टोरी में क्या कर देते हैं, सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं कि अब सिल्विया के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। सून आफ्टर प्रोटियस अराइव एंड रेस्क्यू हर फ्रॉम देम। तो उसी टाइम में प्रोटियस आता है और क्या कर देता है, बचा लेता है किसे, सिल्विया के। हाउ एवर अ मेजर ट्विस्ट अकर व्हेन डिस्पाइट सेविंग हर ही ट्राइड टू फोर्स हर टू रिटर्न हिज लव, रिवीलिंग हिज सेल्फिशनेस एंड मोरल डिक्लेन। इसके बाद बचाता तो है, लेकिन बचाने के बाद भी वो बार बार कोशिश करता है, बार बार फोर्स करता है सिल्विया को कि नहीं तुम मेरे प्यार में वापस आ जाओ, तुम मुझसे प्यार करने लगो। और इस तरीके से बताता है कि वो कितना सेल्फिश है और किस तरीके से ये इसका जो नैतिकता का इसके पतन हो चुका है। ये एक क्या है, मोरल डिक्लेन्ड आदमी है। एट द सेम टाइम वैलेंटाइन इज सीक्रेटली प्रेजेंट एंड विटनेस दिस बिहेवियर। और उसी टाइम में अब चूंकि डाकियों का लीडर बन चुका है खुद ही वैलेंटाइन, तो वैलेंटाइन ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, देख रहा है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर घट रही हैं। और ये देख के वो क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है कि जिसका फ्रेंड दोस्त है वो किस तरीके से उसके साथ क्या कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है। विच हाइटन द ड्रामेटिक टेंशन। इससे क्या होता है, एक जो ड्रामेटिक टेंशन है वो क्या अपने पीक पर चला जाता है। मीन वाइल जूलिया स्टिल डिस्गाइज एज अ सेबेस्टियन। इसी बीच में जो जूलिया अभी भी सेबेस्टियन के फॉर्म में डिस्गाइज होके सब चीज़ें क्या है बेचारी देख रही है। इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड अपॉन सीइंग दीज इवेंट्स इज ओवरवेल्म्ड विद इमोशनल पेन एंड फेंस। ये सब चीज़ें जब देखती हैं कि कितना बेकार बन चुका है ये प्रोटियस, तो ओवरऑल मतलब वो दुख से, वो इमोशनल पेन से भर जाती है और वो क्या होती है, रोते रोते बेचारी क्या होती है, फेंट होते चक्कर मारता है, वो गिर जाती है। शोइंग द डेप्थ ऑफ हर लव एंड इनर सफरिंग। ये चीज़ें बताती हैं कि जो जूली है वो कितनी अंदर से टूटी हुई है और वो कितनी परेशान है, कितनी दुखी है अपने प्यार को लेके। ड्यूरिंग दिस मोमेंट द ट्रूथ कनेक्टेड टू द रिंग बिगन टू इमर्ज। अब इन सब जो घटनाएं घटती हैं तो अब इससे क्या जो ट्रूथ होता है रिंग वाला वो क्या है, अब इमर्ज होगा, मतलब अब ऊपर उठेगा।
जो रिंग वाला इवेंट है वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। लीडिंग प्रोटियस टू ग्रेजुअली रियलाइज हिज मिस्टेक, और जब पूरी रिंग उंग वाली बातें चलती है तो जो प्रोटियस रहता है अपनी गलतियों को मान लेता है। ही देन रिपेंट, इसके बाद वो पछताता है। आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और वो माफी मांगता है किससे, वैलेंटाइन से। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ रिडेम्पशन, और ये जो थीम है वो किस पर बेस्ड है, रिडेम्पशन, मतलब किसी को माफ कर देना। अब इसे क्या कर दिया है, माफ कर दिया है, तो ये थीम यहाँ पर एक बूट अप हो गई जिसका नाम क्या है, रिडेम्पशन। दस एक्ट 4 ब्रिंग द टुगेदर सिल्विया कैप्चर। अब एक्ट 4 में हम देखे हैं कि किस तरीके से सिल्विया कैप्चर होती है। प्रोटियस कन्फ्लिक्टिंग एक्शंस, प्रोटियस के कैसे कैसे वो कन्फ्लिक्टिंग एक्शन थे। वैलेंटाइन डिस्कवरी ट्रूथ, वैलेंटाइन को जो सही का पता चल जाता है। जूलिया का जो इमोशनल ब्रेक डाउन है, वो जो भावों से टूट जाती है, वो सब पता चलता है। प्रोटियस रियलाइज प्रिपेयरिंग प्ले फॉर द रेजुलेशन, और ये पूरा प्ले है रेजुलेशन की तरफ चलेगा। In Act 5 of the Two Gentlemen of Verona, the play moves towards its final. अब ये क्या है, फाइनल की तरफ ये एक्ट चलेगा 5 में। रेजुलेशन एस प्रोटियस रियलाइज हिज मिस्टेक, प्रोटियस को अपनी मिस्टेक का गलत होता है, रियलाइज होता है। एंड वैलेंटाइन हैविंग विटनेस्ड एवरीथिंग, वैलेंटाइन ये सब चीजें क्या करता है, अपनी खुद आंखों देखता है। कन्फ्रंट द ट्रूथ, और क्या करता है, ट्रूथ का क्या करता है, सामना करता है। प्रोटियस सिंसियरली आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और जो प्रोटियस है वो दिल से क्या करता है, माफी मांगता है अपने दोस्त से, वैलेंटाइन से। एंड चूंकि वैलेंटाइन क्या है, एक नोबल कैरेक्टर है, ये उदार होके क्या कर देता है, माफ कर देता है। चूंकि वैलेंटाइन बहुत उदार है तो उसने माफी मांगी है, दिल से माफी मांगी है, तो क्या करते उसे माफ कर देता है। हाईलाइटिंग द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, ये जो उसे माफ कर देना, इतना निष्ठा का काम करने के बाद भी उसे माफ कर देना, ये बताता है एक फ्रेंडशिप का पावर। हाउएवर दिस मूवमेंट इज ऑफन डिबेटेड बाय द क्रिटिक्स, और ये इसके जो माफ करने का कारण है, इसको जो क्रिटिक्स के द्वारा बहुत क्या किया गया, डिबेट, मतलब बहुत ये डिबेट का एक मुद्दा बना हुआ। अभी अपन डिस्कस करेंगे कैसे। हु कंसिडर इज समवट अनरिस्टिक, जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो वैलेंटाइन इतना जल्दी माफ कर देता है किसे, प्रोटियस को, इससे पूरा प्ले क्या लगने लगता है, अनरियलिस्टिक। अभी तक तो प्ले ठीक था, समझ में आ रहा था, सब कुछ ठीक है। अब इससे जब वो माफ कर देता है इतना जल्दी, तो ये लगने लगता है कि प्ले क्या है, अनरियलिस्टिक है। इस प्ले को लगने लगता है कि ये रियल प्ले नहीं है। सून आफ्टर जूलिया हू हैज बिगन डिस्गाइज एज अ सेबेस्टियन रिवील हर ट्रू आइडेंटिटी, इसके कुछ देर बाद जो सेबेस्टियन के फॉर्म में भी जूलिया है वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है। प्रेजेंट द रिंग दैट प्रोटियस वंस गिवन हर, और वो रिंग जिसे प्रोटियस ने कभी उसे दी, उसे क्या करती है, वो दिखाती है। ब्रिंगिंग truthfully lied to and making Proteus completely aware of wrongdoings। अब जब वो सब चीज़ें दिखाती है जूलिया कि किस तरीके से वो उसकी वो रिंग्स है और वो सब चीज़ें हैं और लेटर वगैरह, तो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, एकदम क्लिस्टर क्लियर की तरह हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग आर रिजॉल्व, रिजल्ट के फॉर्म में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं सब क्या हो जाती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं। कि किस तरीके से प्रोटियस ने उसके साथ बिट्रेयल किया अपने दोस्त के साथ साथ, क्या किसके साथ, जूलिया के साथ। रिंग वाली भी बात ओपन हो चुकी है, तो अब सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाती हैं और सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं। प्रोटियस इज यूनाइटेड विद जूलिया, प्रोटियस जूलिया के साथ रीयूनाइट हो चुका है। वैलेंटाइन जो है तो वो सिल्विया के साथ रीयूनिट हो चुका है, रेस्टोरिंग बोथ लव एंड फ्रेंडशिप, और दोनों के बीच में अब पुरानी उसी तरीके से जो लव एंड फ्रेंडशिप वाली बात है सब कुछ क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाती है। इन द एंड द ड्यूक अराइव, लास्ट में ड्यूक आता है, सभी को क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, लीडिंग टू अ हार्मोनियस कंक्लूजन। और इस तरीके से पूरा प्ले क्या हो जाता है, एक सबको मेल मिलाप होकर पूरा प्ले क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरीके से आप एक्ट 5 में देखे हैं कि फॉरगिव आप देखेंगे, ट्रुथ देखे हैं, रियूनियन देखे हैं और सोशल एक्सेप्टेंस, और इस तरीके से पूरा प्ले क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। अब देखेंगे इसमें जो एडवांस लेवल के आपके इंटरप्रिटेशन है, आप क्या क्या चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं और कैसी कैसी चीज़ें पेपर में आपके सॉल्व करने को आपको मिलेंगी, तो उन पर थोड़ी बात करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन देखेंगे एडवांस लेवल के हिसाब से। वैसे तो 90 आप उतना सब कुछ कर लिया है तो 90% आप कोई भी एग्जाम देंगे तो सब कुछ में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, तो इसकी कोर थीम देख लेते हैं। तो इसकी कोर थीम क्या है, फ्रेंडशिप एंड लव की है। फ्रेंडशिप आपने देखा है प्रोटियस और वैलेंटाइन के बीच में, लव भी आपने देखा है प्रोटियस और जूलिया के बीच में, जो बिट्रेयल को इनिशियल शो ऑफ करता है, और जो ट्रू लव है वो किस तरीके से सिल्विया और वैलेंटाइन को शो करता है। बिट्रेयल और लॉयल्टी दोनों सेम है। बिट्रेयल आपने देखा है
एक आदमी जिसका नाम है प्रोटियस, वो बिट्रियल उसका 2 फेजेस में है। पहला जो फेज है वो किसकी तरफ इंडिकेट करता है आपको, फ्रेंडशिप की तरफ, और दूसरा किसकी तरफ, लव की तरफ। डिस्गाइज देखिए, इसमें एक डिस्गाइज टेक्निक यूज़ हुई है, तो डिस्गाइज जो पूरी टेक्निक है वो जूलिया के द्वारा अडॉप्ट की गई है। अब इसमें सेंट्रल जो करेक्टर हैं, तो आप प्रोटियस का करेक्टर देखे हैं तो ये मोरल इंस्टेबिलिटीज को शो करता है, और ये बताता है कि जिसका नाम है, तो जिसका इसके नाम का इसका नेम है वही क्या है, चेंजेबल रेफर करता है, कि कभी ये किसी से प्यार करने लगेगा, कभी किसी से प्यार करने लगेगा। तो इस तरीके से इसका जो ये फीकल नेचर है वो क्या करता है, आपको शो करता है। वैलेंटाइन को आप देखे हैं कि ये किस तरीके से सिवलरी रिप्रेजेंट करती है, ये अपने आप में क्या है, आदर्श है, नारी का एक आदर्श है। तो वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन एंडोरेंस, सब तरीके से इसे आप वैलेंटाइन को यूज़ कर सकते हैं। जूलिया को आप देखें यहाँ पर कि किस तरीके से एक इमोशनल एंकर की तरह इसे दिखाया गया है, और इसे दिखाया गया किस तरीके से इसमें क्या लॉयल्टी और स्ट्रेंथ जो वुमेन में तो मेन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो इस प्ले में ये भी दिखाया गया है कि जो लॉयल्टी और फाइडेलिटी वाला सिंबल है वो क्या है, इसमें जो फीमेल होती हैं वो ओवरकम कर जाती हैं किसे, मेल को। तो लॉयल्टी के मामले में फीमेल क्या कर जाती हैं, ओवरकम कर जाती हैं किसे, मेल को। तो इस थीम से भी आप यहाँ पर क्या हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं। अब ड्रामेटिक कन्फ्लिक्ट की देखें तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी पार्डन है, ये जो अचानक से माफ़ कर देता है, ये सब माफ़ करता लेकिन इंसिडेंट को भी थोड़ी पीक में पहुंचने देता। इतना जल्दी किसी को ऐसे ही माफ़ कर देना जबकि उसके क्राइम क्या हो, हीनियस हो, तो हीनियस क्राइम होते हुए भी इसे इतना जल्दी माफ़ कर देना, ये एक डिबेटेबल है। और जो इसका जो पार्डन है, जो माफ़ करना है, ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। और यही इसका माफ़ करना बता देता कि जो प्ले है उसमें थोड़ी क्या है, अप्स एंड डाउन है, मतलब प्ले को उतना अच्छा तरीके से रिफाइन नहीं किया गया है। एन अर्ली एक्सपेरिमेंट, ये जो कॉमेडी है ये अर्ली एक्सपेरिमेंट कॉमेडी है। इसमें आप देखेंगे किस तरीके से इसकी जैरिंग एंडिंग है ना, चीज़ें क्या हैं बगैर स्पष्ट कंक्लूजन के क्या ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोग बाग इसमें क्वेश्चन करेंगे कि आखिर क्यों जो वो था उसका प्रोटियस को वो माफ़ कर दिया था वैलेंटाइन, अगर इतने ही दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी तो जो वैलेंटाइन है उसे सिल्विया को दे देना चाहिए था प्रोटियस को। तो ये सब चीज़ें क्या है, डिबेट की बात है। तो काफ़ी बार ये डिबेटेबल क्वेश्चन है कि अगर इतना जल्दी ही माफ़ी करना था और इतना ही ज़्यादा वैलेंटाइन उधार था तो उसे सिल्विया को भी दे देना चाहिए था प्रोटियस को। तो ये तो ख्याल क्रिटिक्स की बातें हैं, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देख लेते हैं जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो वही जो मैं बताया आपका फॉरगिवनेस वाला, वो प्ले को अनरियलिस्टिक बना देता है, और ये जो पूरा स्टेक है, दाव है, इसे क्या कर देता है, अंडरमाइन, कमज़ोर कर देता है। तो ये जो प्ले जिसे रिफाइनमेंट के कैटेगरी में रखना चाहिए था, तो ये प्ले को क्या करता है, रिफाइनमेंट की कैटेगरी में रख के इसमें क्या जैरिंग प्ले का इसे क्या मिल जाता है, टाइटल मिल जाता है, इसके सिर्फ ये माफ़ करने वाला जो सीन है। पैराडॉक्स आप लव का देखेंगे तो इसमें जो कोट्स हैं उन्हें ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दे डू नॉट लव, दैट डू नॉट शो देयर लव। तो इसका मतलब दे डू नॉट लव, वो किसी से प्यार नहीं करता, अगर वो क्या किसी को क्या करते, शो नहीं करता। अगर आपको प्यार है तो आपको दिखाना आना चाहिए, अगर आपको दिखाना नहीं आता तो मतलब प्यार आप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या पैराडॉक्स है, तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, चीज़ें क्या उल्टी दिखें लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो क्या चीज़ें सही हों। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो आपको चीज़ें क्या लगे, अगर मैं बोल रहा हूँ राम सपना जाता है, या राम गोज़ टू इलाहाबाद, या राम गोज़ टू XYZ कहीं भी दिल्ली वगैरह, तो आपको शुरू में चीज़ें क्या लगेंगी, वो इंक्लिनेड लगेंगी कि चीज़ें क्या है, ठीक है। लेकिन जब उन्हें क्या करेंगे, डीप वे में समझेंगे तो वो चीज़ें आपको क्या लगने लगेंगी, उल्टा लगने लगेंगी। लेकिन जब आप रियल करें तो वो क्या हो, मतलब जब काफ़ी आप गहराई से सोचे तो वो चीज़ें क्या लगे, आपको सही लगे। तो पैराडॉक्स का मतलब शुरू में देखने में चीज़ें गलत लगें लेकिन वास्तव में क्या हो, सही हैं। तो अगर सही बात है, दे डू नॉट लव, दे डू नॉट शो देयर, अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप दिखा नहीं रहे तो आपका प्यार सही नहीं है। लव नीड एक्शन, प्यार क्या है, एक्शन मांगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी आपके घर में बीमार है, आपके मम्मी पापा बहुत बीमार है, आप उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तो घर में आप आते हैं, पैर वगैरह सब कुछ छूते हैं, लेकिन अब वो बीमार हैं तो आपको जब पैसे की बात खर्च करने की आए, उनके पैर दबाने की बात आई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं, तो वहाँ पर आप कुछ ना करें। तो वहाँ पर जो आपका लव है वो क्या रहेगा, बेमतलब का, और वो क्या सिर्फ एक क्या होगा, एक हिपोक्रिटिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो लव आप कुछ भी बोले कि नहीं हम मन से पूजा कर रहे हैं, हम ऐसे, मैं उसका प्यार मेरे लिए ऐसा है, मेरा ऐसे लिए है, मैं अपने मम्मी पापा से इस तरीके से अटैच हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल लव है वो कहीं ना कहीं एक्शन की क्या करता है, डिमांड करता है।
तो यही चीज़ इसमें क्या की गई है, बताई गई है कि लव नीड एक्शन। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो एक्शन जरूरी है, अगर आप किसी की केयर करते हैं तो उसके साथ आप उसी तरीके से रहें। मम्मी पापा को आप अगर लव करते हैं, उनसे आप इमोशनली या किसी तरीके से अटैच है, तो उनकी आप सेवा करें, और सेवा करने के लिए आपको पानी देना पड़ेगा, खाना पिलाना पड़ेगा, उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो ये हैं आपके एक्शन। तो लव नीड एक्शंस। द कॉस्ट ऑफ पैशन। अब यहाँ पर आप देखे हैं कि किस तरीके से जो उनका फ्रेंड है वो एक दूसरे के जो अपने पैशन के लिए, इसका जुनून क्या हो जाता है, सिल्विया को पाना। तो अपने जुनून के लिए किस तरीके से जिसकी बरसों की दोस्ती रहती है उसे क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो जो कास्ट है, इसका जो पैशन रहता है उसमें क्या कर देता है, पैशन का कास्ट के लिए अपने दोस्त को क्या कर देता है, भूल जाता है। इसी तरीके से द ह्यूमन फ्लॉ। ओ हेवन वर मैन बट कंस्टेंट ही वर परफेक्ट लैमेंट द इनहेरिटेंट फ्रैलिटी एंड फ्लीकलनेस ऑफ द ह्यूमन नेचर। ये बताता है कि ओ हेवन, हे स्वर्ग, मैन तभी परफेक्ट होता अगर वो क्या होता, कंस्टेंट होता। अगर जो आदमी है अपने भावों को, अपने इमोशंस को क्या कर ले, स्थिर कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत दुख भरी बात है कि आदमी का जो स्वभाव हो क्या है, इतना कमज़ोर होता है और इतना चंचल होता है कि वो अपने किसी भी बात पर क्या कंस्टेंट या स्थिर नहीं रह पाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये बताती है कि अगर आदमी अपने नेचर को क्या कर ले, स्टेगनेंट कर ले, स्थिर कर ले, अपने इमोशंस को कंट्रोल पा ले, तो वो क्या होगा, दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी होगा। लेकिन इस बात का रोना है, इस बात में बड़ा कष्ट है कि आदमी जो है तो बहुत फिकल नेचर का होता है, वो अपने आप को खुद कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इस तरीके से वो अपने साथ साथ सबको क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। द नेचर ऑफ अट्रैक्शन, लव इज ब्लाइंड। ये बात बोली गई है किसके लिए, प्रोटियस के लिए, कि किस तरीके से एक जो लव है वो एक फ्रेज है उसे यूज़ कर लेता है कि लव इट ब्लाइंड, प्यार में सब कुछ चलता है। तो किस तरीके से उसका दोस्त है उसके लिए वो कुछ नहीं माने रखता, उसके लिए वो सब कुछ चल देता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर। तो हूँ इच सिल्विया एक सॉन्ग है जिसमें सिल्विया की भर भर की तारीफ़ें की गई हैं, और इसमें जो बताया गया है कि एक जो वुमेन का कैरेक्टर है वो किस तरीके से किसी भी प्ले को क्या करता है, सेंट्रलाइज करता है और प्ले करता है। तो वुमेन किस तरीके से जो हमारी सिल्विया हैं तो एक आइडलाइज्ड हैं, अनटेचबल स्टेटस को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो वुमेन का कैरेक्टर है वो किस तरीके से क्या रिप्रेजेंट करता है, प्योरिटी दिखाता है। प्योरिटी दिखाता है कि वुमेन ही अपने आप में क्या है, एक प्योरिटी का सिंबल है, और वो ही क्या है जिनके सिंबल में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, और उनसे एक अच्छे लव की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। नहीं, अगर मेल की वहीं पर बात करें तो आप देखे हैं कि किस तरीके से उसका नेचर क्या है, फीकल था। तो इस तरीके से अनटेचबल और आइडलाइज्ड वे में किसे बताया गया है, वुमन को बताया गया है। और यहाँ पर सिल्विया का जो मतलब, सिल्विया का सिर्फ है तो ऑल फीमेल, यहाँ पर सिल्विया को आप ऑल फीमेल से आप ट्राई करिएगा, ना कि पर्टिकुलर सिल्विया से। सिल्विया रिफर्स टू ऑल फेमिनिन जेंडर्स। तो यहीं पर ये प्ले समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।